और सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। विपक्षी सांसद आज निकालेंगे तिरंगा मार्च। आपको बता दें, संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे सांसद। साथ ही मीडिया के सामने रखेंगे अपनी बात। तो आपको बता दें, विपक्षी सांसदों का आज तिरंगा मार्च। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसद आज निकालेंगे तिरंगा मार्च। विपक्षी सांसद संसद से विजय चौक तक निकालेंगे तिरंगा मार्च। तो यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। मीडिया के सामने अपनी बात भी रखेंगे विपक्षी सांसद। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, विपक्षी सांसदों का आज संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च है, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर में ये तिरंगा मार्च स्टार्ट हो जाएगा। संसद से लेके विजय चौक तक ये तिरंगा मार्च जाएगा और इसमें बीजेपी के और कांग्रेस और बीजेपी, इसके अंदर आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के और बहुत से दल हैं जिनके सभी सांसद यहाँ से ये तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। इनमें पूरा हुजूम देखने को मिलेगा। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने पूरी तैनाती करके रखी हुई है और ये मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से ये भी कहा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों को जेल भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे भी निशाना साधा जा रहा है, उसको लेके आज ये तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। क्योंकि ईडी का और सीबीआई का डर अब सभी को बना हुआ है और उसी के चलते सभी पार्टियां, ये दोनों विपक्षी दल एक होके यहाँ से ये पूरा तिरंगा मार्च संसद से लेके विजय चौक तक निकालेंगे। जी प्रवीण, जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी सांसद कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी के संसद सदस्यता का मामला हो या अडानी का मामला हो, तो इन सांसदों का कहना है कि जो संसद में हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और सड़क पे मार्च के माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि संसद में क्या हो रहा है। और जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का जिस दिन सदस्यता रद्द हुई थी उसके बाद में इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और सांसदों ने एक मीटिंग भी की थी, बैठक भी की थी और प्रदर्शन वगैरह भी किया था। उसी तरीके से जब मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी का और सीबीआई की रेड पड़ी थी, तब आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से सारी चीजें प्रदर्शन किया था अपनी आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, और उसी तरीके से आज ये दोनों पार्टियां एक होकर, विपक्षी दल पूरा एक होकर संसद से लेकर विजय चौक तक अपना एक पूरा तिरंगा यात्रा के रूप में प्रदर्शन करेंगे। और कोशिश है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल पूरा तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग ना हो, उसकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है। जी प्रवीण, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही थी कि लगभग इसमें 18 दल उसके साथ आएंगे इस मार्च में, तो उसके दावे में कितनी सच्चाई है? लगभग कितने दलों के सांसद इस मार्च में कांग्रेस के साथ आएंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से के कविता के ऊपर आरोप लगे थे, तो जिस दिन उनको बुलाया गया था दिल्ली, वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रोज एवेन्यू कोर्ट के अंदर बुलाया गया था, उसके अगले दिन ही के कविता ने जंतर मंतर पर 18 पार्टियों को लेके एक धरना प्रदर्शन किया था और पूरी पार्टियां उनको समर्थन कर रही थी। उसी के चलते अब इन्होंने भी यही एजेंडा अपनाया है कि सभी विपक्षी दल एक होकर उसको सारी चीजों को केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं और उसके साथ ही केंद्र सरकार पे तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी का मामला ले ले तो वो 20,000 करोड़ कहाँ गए, कहाँ से आए, वो ये पूछना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि सीबीआई के और ईडी की रेड सिर्फ आम आदमी के कार्यकर्ताओं पर, आम आदमी के मंत्रियों पर ही क्यों पड़ रही है। जी प्रवीण, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेंगे।
तो अभी फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, आज विपक्षी सांसदों का संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च का कार्यक्रम, और साथ ही मीडिया के सामने अपनी बात भी रखेंगे ये सांसद। तो दिल्ली से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। आपको बता दें, सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। तो सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी प्रवेश, सिसोदिया ने याचिका दाखिल की है, क्या है कुछ अपडेट इस खबर में? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल ईडी ने राजवनी कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया था, क्योंकि कल ईडी की कस्टडी समाप्त हो रही थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट से राजवनी कोर्ट से कैसे उनकी रिहाई की मांग की, और जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट से बार बार आग्रह भी किया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक कोई भी ऐसा सबूत या ये कहें कि एक भी रुपया नहीं मिला है जिसको लेकर उनको जेल भेजा जाए या कस्टडी में रखा जाए, उनको तुरंत रिहाई की मांग की। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजवनी कोर्ट ने साफ साफ इस बात को नकारते हुए ईडी की दलील को माना, क्योंकि ईडी का कहना था कि ये मनीष सिसोदिया जो है एक नेता है, रसूखदार नेता है, ये अपना गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको अभी न्यायिक हिरासत बढ़ा देनी चाहिए। जिसको देखते हुए मैं आपको बता दूं, राजवनी कोर्ट ने उनको 14 दिन की फिर से न्यायिक हिरासत दे दी और 17 अप्रैल तक उनको जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन मैं आपको दूसरी बड़ी बात बता दूं कि मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जब देखा कि बार बार राजवनी कोर्ट में या ये कहे कि अदालत में अपील करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनकी याचिका को कल ही उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई आज हाई कोर्ट लगभग 12 बजे के बाद सुनवाई करेगा। और उसमें देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी या एक मनीष सिसोदिया जो चाहते हैं उनकी मुराद पूरी होती है, उनको जमानत मिलती है, या अभी देर समय लगेगा, ये देखने वाली बात है। जी हाँ प्रवेश, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या आ रही है? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की रिहाई की बात जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं, कल आम आदमी पार्टी के सांसद थे खान साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि मनीष सिसोदिया के घर पे 1 रुपया नहीं मिला, उनके पैतृक गांव में 1 रुपया नहीं मिला, इसके अलावा उनके परिवार में किसी के पास 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद भी पुलिस ने या ये कहे ईडी ने या सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है, ये उनकी समझ से परे। उनका साफ साफ कहना ये था कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये सरकार के इशारे पे हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, जब ईडी में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया तो आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर इसी बात को दोहराया, और बार बार उनकी जो मांग थी वो यही थी कि जब मनीष सिसोदिया के पास से ईडी और सीबीआई को 1 रुपया नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उनको जो है कस्टडी में क्यों रखा जा रहा है। इस बात के जवाब को लेकर उन्होंने कल एक तरीके से मैं कहूँ हल्ला बोल बोला था, और लगभग 3 से 4 घंटे उन्होंने प्रदर्शन कर इसी बात को बार बार दोहराया था। जी प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट आज जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। 10 महीने से जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। तो आपको बता दें, दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट आज जमानत याचिका पर सुनाएगा निर्णय।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई आज। हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रवेश, दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, जैसा कि खबरों में आ रहा है, तो क्या है इस पे अपडेट? दो मंत्रियों, दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों की जमानत पर सुनवाई आज होनी है, क्या रहेगा खास? जी जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो जो है दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया के जमानत पर सुनवाई करेगा। दूसरा मैं बता दूं कि आज हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुनाएगा, क्योंकि पिछली तारीख 21 मार्च को जो है उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखते हुए आज की तारीख का ऐलान कर दिया था, और कोर्ट ने साफ साफ ये बोला था कि अगली तारीख पर जो है उनकी जमानत पर डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है आज कोर्ट जो फैसला दे, उनको जमानत मिले या ना मिले, लेकिन दोनों ही सूरत में आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए खास रहने वाला है अगर सत्येंद्र जैन को जमानत मिलती है। और दूसरी बड़ी बात, मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होती है, उनको भी कोई पॉजिटिव अगर कोई डिसीजन मिलता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा, और आम आदमी पार्टी इसको लेकर बड़ी खुशी इजहार भी करेगी। जी प्रवेश, जिस तरीके से ये जमानत याचिकाएं दाखिल हुई हैं और जैसा कि सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है, क्योंकि पिछली 21 तारीख को फैसला सुरक्षित था। सेंट्रल एजेंसियां भी इस जमानत को रुकवाने की अपनी तैयारी कर रही होंगी। आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ खास रहने वाला है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन के केस में पिछली तारीख में ईडी ने साफ साफ एक बयान दिया था कोर्ट में। उन्होंने एक वर्ड को बार बार बोला था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपित है, और दूसरी बड़ी बात है रसूखदार नेता है, ये इतने बड़े नेता है, अगर इनको जरा सी भी रियायत या छूट दी तो ये शर्तिया सबूतों को मिटाने में, गवाहों को डिस्टर्ब करने में कुछ ना कुछ हलचल जरूर करेंगे, जिसको देखते हुए फिर भी हाई कोर्ट ने पिछली तारीख 21 मार्च को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन हो सकता है आज जब सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या फैसला देगा, ये तो इसमें तो कोर्ट का डिसीजन का इंतजार करना होगा। लेकिन एजेंसियां पूरी तैयारी कर रही है कि सत्येंद्र जैन को भी आज जमानत ना मिल पाए। जी प्रवेश, तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 महीने से जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। तो आम आदमी पार्टी के लिए आज महत्वपूर्ण दिन। 2 मंत्री आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार से जिनकी जमानत याचिका पर आज फैसला आना है। और आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है। तो सीधी तस्वीरें आप बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं, सेंट्रल कार्यालय दिल्ली से। तो भाजपा मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झंडारोहण की तो बीजेपी पार्टी का झंडारोहण करती नजर आ रही है। जेपी नड्डा ने बीजेपी का अपना झंडा रोहण किया। तो आपको बता दें, बीजेपी का आज 44वां स्थापना दिवस। 9:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन भी आना है, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि वर्चुअली संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को। तो अभी ये तस्वीरें सीधी भाजपा मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद। और जिस तरीके से बीजेपी अपने स्थापना दिवस को पूरे देश में एक उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज 44वां स्थापना दिवस। ये सीधी तस्वीरें केंद्रीय कार्यालय, आपको बता दें केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली से ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं।
बीजेपी के अलग अलग संगठन और सरकार के लोग अलग अलग जगहों पे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बीजेपी का झंडारोहण हुआ, साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा मौजूद। तो सीधी भाजपा मुख्यालय से, तो आपको बता दें भाजपा मुख्यालय से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। साथ ही आपको अपडेट कर दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि वर्चुअली संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, जैसा कि बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे, जैसा कि खबरें आ रही हैं। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर जेपी नड्डा के अगवानी में तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो आपको बता दें बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस बड़े स्तर पर कार्यक्रमों को करने वाली है बीजेपी कि आप इस स्थापना दिवस के मौके पर। डिसिप्लिन के साथ तो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बीजेपी मुख्यालय से, जहां जेपी नड्डा पहुंचे हैं। साथ ही अन्य संगठन से जुड़े बड़े कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पूरे देश में स्थापना दिवस को एक उत्सव के तौर पर मनाने वाली है। बूथ स्तर तक पहुंचने की बात कर रही है बीजेपी। जिस तरीके से स्थापना 43वां स्थापना दिवस है, तो बीजेपी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ना चाहती है और इसकी तैयारी के लिए कई दिनों से इसकी तैयारी बीजेपी संगठन में चल रही है। और बीजेपी संगठन से जुड़े बड़े कार्यकर्ता से लेकर छोटे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को भव्यता से मनाने की तैयारी कर रहे हैं और एक संदेश भी देना चाह रहे हैं। साथ ही अभी कुछ राज्यों में आने वाले चुनाव के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा कार्यकर्ताओं को संगठित करने के उद्देश्य से भी। तो बीजेपी का बड़ा लंबा सफर रहा है। 2 सीट से आज 300 पार सीटों तक बीजेपी पहुंची है। तो एक तरह से कह सकते हैं फर्श से अर्श तक का सफर बीजेपी ने इन 43 सालों में किया है। तो बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है जो मूल सोच है अंत्योदय कि बीजेपी ने इन 43 सालों में लेते हुए क्या हासिल किया है, हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा करने क्योंकि संगठन के तौर पर बीजेपी ने 43 सालों में अपने आप को बहुत ही मजबूत किया है। जमीन स्तर से दिए कार्यकर्ता को जोड़कर पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में पार्टी के तमाम अपना पूरा जीवन बड़ों ने और आज के कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का आज मैं नमन तो भी बीजेपी के करती लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बीजेपी इस दिन को बहुत ही खास तरीके से मनाना चाहती है। बहुत अपने मुश्किल 43 वर्ष के सफर को के समय में और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर से इन बातों का जिक्र वो जरूर करेंगे कि 43 सालों में बीजेपी कहां से कहां पहुंची है, कहां से बीजेपी का सफर शुरू हुआ था और आज बीजेपी किस मुकाम पर है।
आपको बता दें संसद की 2 सीटों से लेकर आज 300 के आंकड़े को पार किया है बीजेपी ने संसद में। इसके अलावा कई राज्यों में, जैसा कि पहले होता था, शायद ही किसी राज्य में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज का समय है कि बीजेपी की लगभग आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और एक मजबूत संगठन है बीजेपी का, बूथ स्तर पर मजबूत संगठन है और ये संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है। उसको हमें देखने का मौका मिलेगा। और ठीक और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए लगातार कहा जाता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, अपने जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने और उनका विशेष ध्यान रखने में बहुत जोर देती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व देती है, जिस वजह से आम जनमानस भी बीजेपी से जुड़ती है। तो बीजेपी का यह सफर 43 सालों का, कई अध्यक्ष आए और ये दौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। हर नेता ने अब बीजेपी को मजबूत करने की अपनी कोशिश की है, चाहे बात की जाए श्रद्धेय अटल जी की, आडवाणी जी की, और आज मोदी, अमित शाह और तमाम लाखों लाख कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को लगातार मजबूती दे रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये विशेष दिन, महत्वपूर्ण दिन, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस दिन को यादगार बनाना चाहेगी, अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहेगी कि पार्टी को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। राज्यपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल ने किया सरेंडर। तो आपको बता दें 18 साल से फरार था आरोपी, जिसने सरेंडर किया। 18 साल से फरार आरोपी ने किया सरेंडर। तो बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 18 साल से फरार आरोपी ने किया सरेंडर। अठारह साल से फरार आरोपी ने सरेंडर किया है। राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी अब्दुल ने किया सरेंडर। 18 साल से फरार आरोपी ने किया सरेंडर। तो आपको बता दें बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये खबर आपको दिखा रहे हैं। राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 18 साल से फरार आरोपी, आपको बता दें मुख्य आरोपी अब्दुल ने किया सरेंडर। और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राहुल, मुख्य आरोपी अब्दुल ने 18 साल बाद जो 18 साल से फरार चल रहा था और सरेंडर किया है, क्या कुछ खास है इस खबर पर? अपडेट दीजिए। जी, आपसे बता दें कि राजूपाल पूर्व विधायक जो विधायक थे, विधायक के शूटर जो खत्म किया था, मारा था, वो आज कल रात को सरेंडर किया सीबीआई कोर्ट में। और आपसे बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि खाकी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि 18 साल से जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। आखिर क्यों, कहाँ जाते हैं? 18 साल आज से नहीं, 18 साल बहुत होते हैं। और वहीं पर आपसे बता दें कि वो अपने आप सिलेंडर कर देता है, तब भी पुलिस नहीं पाती है। वो उसके भाई को, जब आज उमेश पाल हत्याकांड जो प्रयागराज में सनसनी बन चुका है, सनसनी खेज पे आज सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है, हर चैनलों पे दिखाई दे रहे हैं और अपना चैनल दिखा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद तब ताबड़तोड़ जब कार्रवाई हुई तब जाकर के वो अपने आप सिलेंडर कर देता है। इसके पीछे किसका हाथ है? वो कैसे बचा रहा अभी तक? 18 साल क्यों रहा? 18 साल बगा घूम रहा था, 1 लाख इनामी था, उसके भाई को उठाए हैं, उसके घर से असलाह बरामद हुए हैं। वो आखिर ऐसा सवाल कौन पूछता है? के न्यूज पूछता है कि कहाँ था वो? 18 साल तक पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि आज तक पूजा पाठ चक्कर काटती रही कि पकड़े जाए। लेकिन आज अतीक अहमद का जब बंडा बोर होने लगा, जब अतीक अहमद पे शिकंजा कसा गया,
तब उसके गुर्गे पकड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों? अभी तक क्यों नहीं हुआ? ऐसे पता नहीं कितने छुपे होंगे जो भगे होंगे, जो आज कार्रवाई बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है, जो ताबड़तोड़ कार्रवाई करवा रही है। अगर हो सकता है ये पहले ही हुआ होता तो आज पूजा पाल को न्याय मिल जाता, और उमेश पाल जैसे, राजू पाल जैसे पता नहीं कितने ऐसे परेशान होंगे, उनपे जो उनपे अभी तक कुछ नहीं हुआ होगा, उनपे कार्रवाई होती दिखाई देती। जी हाँ राहुल, निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। 18 साल से जो आरोपी फरार चल रहा था वो कोर्ट में सरेंडर करता है और पुलिस उसको 18 साल से पकड़ नहीं पा रही है। आप राहुल ये बताइए, पुलिस की इस पे कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि 18 साल से इस आरोपी को पुलिस के हाथ में ये आरोपी नहीं आ रहा है, वो कोर्ट में सरेंडर करता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है? जी, अब पुलिस बोले क्या? पुलिस कहीं न कहीं शक के घेरे में, कहीं न घेरे में तो ही है, खाकी कहीं न कहीं घेरे में है। अगर घेरे में नहीं होती तो 18 साल से फरार, जब 18 साल से फरार, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके घर वालों पर कार्रवाई कब होती है? जब उमेश पाल हत्याकांड हो जाती तब होती है। इसके पहले क्यों ना हुई कार्रवाई? क्यों ना उसके परिजनों को परेशान किया गया? और पुलिस क्या बोलेगी? पुलिस अभी कुछ नहीं बोल रही है। अगर पुलिस बोलती तो आज ये जो अपने आप सिलेंडर कर दिया है, सिलेंडर न कर करके आज पुलिस पकड़ती, पुलिस के हफ्ते चढ़ता तो इसे मालूम चलता, लेकिन वो सीबीआई कोर्ट में चला जाता है और सिलेंडर करता है। इसके पीछे भी कोई ना कोई हाथ होगा, कोई ना कोई रहस्यमय बात होगी। अगर पूछताछ किया जाए तो अभी और बकाया जाएगा, बकेगा, कुछ ना कुछ बताएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे बता दें, कहीं ना कहीं इससे पहले पुलिस खामोश थी, वो बरी था, उसके परिजनों को नहीं परेशान किया जा रहा था। जब उसके भाई को जेल भेजा गया और उसके बाद असलाहे पकड़े जाते हैं, तब जाके ये सिलेंडर करता है, तब भय हुआ। यही भय पहले क्यों नहीं किया गया? आज जब उमेश पाल हत्याकांड हो गई तब हो रहा है। ये क्या न्यूज पूछता है, इसका सवाल, इनका जवाब कौन देगा? देने वाला कौन है? जी राहुल, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है। राहुल, ये अब्दुल जो कि जिसने सरेंडर किया है, इसके सरेंडर के बाद राजू पाल के परिवार से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है क्या? जी, अभी राजू पाल क्योंकि अभी भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि राजू पाल के यहाँ जाने के बाद जब हमारी टीम जाएगी तो उनसे भी पूछताछ किया जाएगा, क्या क्या इसका प्रक्रिया है, क्या इसके बारे में कह रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे बता, ये बार बार हम कहते हैं कि 18 साल से फरार, आज वो सिलेंडर करता है। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। तो 18 साल से आरोपी चल रहा था फरार। तो आपको बता दें, बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से अगली खबर आ रही है। अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट अग्रिम जमानत पर करेगा कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन है आरोपी। शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। और इसी खबर पर संवाददाता हमारे राहुल मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राहुल, शाइस्ता परवीन की जमानत पर सुनवाई आज होनी है, क्या कुछ अपडेट है? कि शाइस्ता परवीन ने आज अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली थी पहले, और आज सुनवाई लमसम 2 बजे है। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25,000 इनामी है। अभी तक पुलिस के हत्या नहीं चढ़ी है, एसटीएफ के हत्या नहीं चढ़ी है, और आज वो अपनी अर्जी डाली है। और आज लमसम 2 बजे तक बताया जा रहा है, जहां तक इस 2 बजे तक कोर्ट बैठक होगी एमपी एमएलए कोर्ट में, उसकी सुनवाई होनी है। अब देखा जाता है उसके पक्ष वकील क्या दलील रखते हैं और कौन आता है, इसी को देखते हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। जी राहुल, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि ये अब्दुल 18 साल के बाद ये कोर्ट में सरेंडर करता है और पुलिस उसकी पहुंच से दूर रहती है, इसी प्रकार प्रवीण और अतीक के बेटे जो हैं, जो फरार चल रहे हैं, पुलिस अब तक उन तक पहुंच नहीं पाई है। तो पुलिस के ऊपर कितनी बड़ी ये प्रश्न चिन्ह है पुलिस के ऊपर? ये
जी आपसे बता दें, कहीं नहीं खाकी तो खाकी घेरे में ही है। जब 18 साल से अब्दुल करीम कभी भागा घूम रहा था, तो वैसे ही कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकती है अन्य सरकारों में संरक्षण मिल जाए और ये भगा भगा फिर रहा होगा, ये भगा भगा फिर जाएगा, बच जाएगा। उसके जो लड़के हैं सबसे बड़े दोषी, जो कि फिल्मी स्टाइल में, आपसे बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि फिल्मी स्टाइल में बम फेंकता हुआ आज तक पकड़ा नहीं गया। जो उसके जो गुर्गे थे, जो कमजोर व्यक्ति थे, जो पैसा ले काम करते थे, उन पर तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो गई। दो का इनकाउंटर हुआ, लेकिन अभी तक जो मेन अपराधी है वो भगे फिर रहे हैं। क्यों? उसकी पत्नी, अतीक की पत्नी क्यों ना पकड़ी जा रही है? इसे कौन बताएगा? उसकी पत्नी भी पकड़ी जा सकती है। और आपने बता दें 4 से 5 घंटे में, 6 घंटे में मेरठ पहुंच जाता है। मेरठ सीसीटीवी कैमरे में अभी के न्यूज ने दिखाया था इसके पहले अपने दर्शकों को कि अपने जीजा के साथ गले मिलता दिखाई दिया 5 तारीख को। आखिर कैसे पहुंच गया? किसके सहारे पहुंच गया? इसका साथी कौन है? इसके पीछे कौन हाथ दे रहा है? इसका खुलासा अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन जहां योगी सरकार ये दावे करती है कि मुलजिम जेल में रहेंगे, अपराधी जेल जी में राहुल, रहेंगे, गुंडा जेल में रहेंगे। तमाम अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी तमाम अहम खुलासे बाकी हैं जो होने हैं। तो आपको बता दें, प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक की पत्नी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। बात करते हैं अगली खबर की। मुरैना से अगली खबर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज प्रस्तावित कार्यक्रम का कलेक्टर ने अधिकारियों को सौंपा दायित्व। तो मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का कलेक्टर ने अधिकारियों को सौंपा दायित्व। महिला सम्मेलन मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 8 विभागों की लगेगी प्रदर्शनी। विभिन्न विभागों के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज प्रस्तावित कार्यक्रम। तो मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का कलेक्टर ने अधिकारियों को सौंपा दायित्व। महिला सम्मेलन मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को करेंगे संबोधित। तो मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। पीसीएस सौरभ शुक्ला एसडीएम श्रावस्ती से एसडीएम अंबेडकर नगर बने। तो पीसीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी यह खबर आपको दिखा रहे हैं। पीसीएस दीपक वर्मा एसडीएम अंबेडकर नगर से एसडीएम सुल्तानपुर बने। पीसीएस शुभम श्रीवास्तव एसडीएम प्रयागराज से एसडीएम हापुड़ बने। पीसीएस सुनीता कुमारी एसडीएम हापुड़ से एसडीएम कानपुर देहात। तो तमाम पीसीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीसीएस दिग्विजय सिंह एसडीएम हापुड़ से एसडीएम श्रावस्ती बने। पीसीएस संतोष उपाध्याय एसडीएम ललितपुर से एसडीएम हापुड़ बने। पीसीएस रमेश कुमार एसडीएम कानपुर देहात से स्थानांतरण हुआ। पीसीएस सुरभि शर्मा एसडीएम बांदा से एसडीएम कानपुर देहात बने। तो पीसीएस अधिकारियों से के तबादले से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीसीएस दीपक वर्मा एसडीएम अंबेडकर नगर से एसडीएम सुल्तानपुर बने। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से आ रही अगली खबर। दिवंगत पूर्व सीएम को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। आपको बता दें, राष्ट्रपति ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर नेताजी को याद किया। दिवंगत पूर्व सीएम को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने के बाद सीएम योगी का ट्वीट। आपको बता दें, राष्ट्रपति ने दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर नेताजी को याद किया। दिवंगत पूर्व सीएम को मरणोपरांत पद्म विभूषण। दिवंगत पूर्व सीएम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको बता दें, कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपने पिता का पद्म विभूषण सम्मान स्वर्गीय मुलायम सिंह को। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर से आ रही अगली खबर, बनारसी लड्डू प्रतिष्ठान का मालिक नहीं हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें 24 घंटे के बाद भी नहीं की जा सकी गिरफ्तारी। पिस्टल से फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल, तो 24 घंटे के बाद भी नहीं की जा सकी गिरफ्तारी। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिस्टल से फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। प्रतिष्ठान के मालिक की चर्चित मामलों में संलिप्ति। शहर में 420 के कई मुकदमे दर्ज। तो अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। आरोपी साथियों संग फरार बताया जा रहा है। साउथ एक्स मॉल स्थित बनारसी लड्डू प्रतिष्ठान का ये मामला। अगली खबर कन्नौज से। सहकारी स्थापना दिवस में शामिल होंगे राज्य मंत्री। आपको बता दें राज्य मंत्री असीम अरुण आज जिले के दौरे पर हैं। सहकारी स्थापना दिवस में शामिल होंगे राज्य मंत्री। तो अहम खबर कन्नौज से आपको दिखा रहे हैं। राज्य मंत्री असीम अरुण आज जिले के दौरे पर। भोलानाथ धर्मशाला में है भाजपा स्थापना दिवस समारोह। सहकारी समिति के शपथ ग्रहण में भी मंत्री होंगे शामिल। आपको बता दें कलेक्ट्रेट में गौवंश संरक्षण को लेकर करेंगे समीक्षा। आर्थिक विकास और विकास निधि के कामों की लेंगे जानकारी। तो ये अहम खबर कन्नौज से आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लगी आग। आग लगने के से आसपास मचा हाहाकार। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने के किए जा रहे हैं प्रयास। तो रायबरेली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से पास पड़ोस में मचा हाहाकार। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने का किया जा रहा प्रयास। तो संदिग्ध परिस्थितियों में आग का ही मामला सामने आ रहा है। आग जंगल में आग लगने से ग्रामीण हो रहे भयभीत। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है। फायर ब्रिगेड बछरावा के शेखपुर समोदा गांव के पास बने जंगल का यह मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लगी आग। रायबरेली संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में आग लगने का यह मामला सामने आ रहा है। आग लगने के से आसपास पड़ोस में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जंगल में आग लगने से ग्रामीण हो रहे भयभीत। खबर हरदोई से। आग लगने से 16 बीघे गेहूं जलकर खाक। आपको बता दें हाई टेंशन लाइन की निकली चिंगारी से लगी आग। फसल जलने से किसान परिवार में कोहराम। किसान ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। तो आपको बता दें फसल जलने से किसान परिवार में कोहराम। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो 16 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हुई। सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। आग लगने से 16 बीघा गेहूं जलकर खाक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गेहूं के खेतों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। और फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचता है तब तक किसानों का लाखों का नुकसान हो चुका होता है। यहाँ 16 बीघा फसल जलने की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान के परिवार में हड़कंप मच गया। तो जी तोड़ मेहनत कर किसान किसी तरह फसल तैयार करता है। मौसम की मार और तमाम मुसीबतों को झेलकर जब फसल तैयार होती है तो इस तरीके से आग की घटनाएं किसान को निश्चित रूप से झकझोर देती हैं। यहां रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली, जहां से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नड्डा भी हैं। अभी बीजेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद और देश के सभी पार्टी के मुख्यालयों में उपस्थित हमारे पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्रीगण और हमारे बूथ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता बंधु, यह हम सबका सौभाग्य है और खुशी का विषय है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको हमारे प्रिय नेता, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाकर पार्टी आगे बढ़ी है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इस डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा की एक फिल्म देखी। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करना, दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद करना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना, लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया जी को याद करना, इन सब लोगों ने और बहुत हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचाने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने पार्टी को एक लंबी छलांग लगाने में, यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। लेकिन हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ का अध्यक्ष मौजूद है। आपके नेतृत्व में
गए साल गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई। और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। और आपकी अथक मेहनत ने गुजरात में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां स्थापित हुई है। हम जानते हैं आपके नेतृत्व में हमें पार्टी ने नए आयाम में काम करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल तो है, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ समाज में सेवा भाव से काम करने वाली छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आपके नेतृत्व ने हमें बताया कि कोरोना में किस तरीके से सेवा का काम किया जा सकता है और एक पार्टी समाज के लिए, देश के लिए कैसे समर्पित हो सकती है। और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में सेवा ही संगठन में लाखों कार्यकर्ताओं ने काम करके इसको दिखाया है। आपने हमको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो दुनिया के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए नो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जाने, इस कार्यक्रम को आपने प्रेरणा दी, आपके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर भारतीय जनता पार्टी की विकास कहानी को उन्होंने समझा। कई प्रधानमंत्री, कई विदेश मंत्री, कई हमारे वित्त मंत्री विभिन्न देशों के, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानने में रुचि दिखाई है। अगर मैं बात करूं गरीब कल्याण की, तो हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों से संपर्क करके लास्ट माइल डिलीवरी में पूरा योगदान कर सके और उसको समझ सके, इसमें हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे। आपने हमने एक सुशासन, गुड गवर्नेंस के बारे में भी कहा और आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को सरकार की लाभ कैसे पहुंच रहा है, इसको जानना चाहिए। आप यही नहीं रुके, आपने पार्टी को एक नया आयाम दिया सुशासन में। और आज मुझे खुशी होती है कि साल में 2 बार भारतीय शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक, और उस बैठक में आपके द्वारा, उसमें आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन मिलता है, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार जहां चल रही है वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी, और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं, और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को और आगे नीचे लोगों की सेवा में लगा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा आपसे मिली है। हम ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा मैंने सेवा भाव की बात कही, सेवा पखवाड़ा मनाना अब ये भारतीय जनता पार्टी का सतत कार्यक्रम बन गया है। और हम इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर तरीके के कार्यक्रम करते हैं और समाज की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ते हैं। हम ये खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे खबरों की। फिलहाल धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।